हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट 5 मंथ की करंट अफेयर्स कराई थी, जिसमें मई से लेकर अक्टूबर तक हम लोगों ने विजन आईएएस की करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था, जो यूपीएससी 2024 के लिए बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उसी की एक सीरीज आ रही है पीटी 365, जिसमें आप देख सकोगे कि अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। इसके बाद जनवरी से लेकर हम लोग अप्रैल तक की पूरी मंथली मैगजीन को भी कवर करेंगे। हालांकि ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल रहा था अबाउट यूपीएससी पर, लेकिन उसमें वेरिफिकेशन का कुछ इशू आया, इसलिए मैंने इस पे दोबारा शुरू कर दी है। और हम लोग पॉलिटिक्स सेगमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर ऑलरेडी कल हो चुका है, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने समझाया। और आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा। अगले 2 लेक्चर और आएंगे, जिसके बाद ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद एनवायरमेंट पे। तो इस तरीके से हम रेगुलर जो है कि पीटी 365 की यहाँ पर क्लास करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो जो प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस रहेगा हम लोग का, ये भी चीज हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो अभी पहली बार आए हो अगर चैनल पे, तो चैनल को कर लेना फॉलो, और इस तरीके की आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे ये सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और अगर इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ को डाल देता हूं, पोस्ट कर देता हूं। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 सेगमेंट कवर किए थे। पहला था संविधान से संबंधित कुछ मुद्दे थे, और दूसरा संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में। जितने अलग अलग पॉइंट्स थे वो सारे कवर किए थे। आज हम लोगों को कवर करना था सेंटर स्टेट रिलेशन, लेकिन इससे पहले कुछ संक्षिप्त सुर्खियां बच गई थी, जो रह गई थी वो सेकंड वाले सेगमेंट में, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं अदर करके, वो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल तैयार किया गया है। अगर आप देखोगे इसकी खासियत क्या है कि राज्यसभा की जो सभापति है उपराष्ट्रपति महोदय ने, उन्होंने उपसभापतियों के एक पैनल का गठन किया है। और इसमें प्रमुख बात है कि सभी की सभी सदस्य कितनी है, महिलाएं ही है। सभी सदस्य क्या है, महिलाएं। ये उपसभापति का जो पैनल होता है वो क्या करता है, अगर आप इसको देखोगे तो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापतियों में से कोई एक सदन की अध्यक्षता करता है। यानी कि अगर सभापति मौके पे मौजूद नहीं है या उपसभापति भी मौजूद नहीं है, तो इनका जो पैनल होता है ना, ये पूरी की पूरी सदन की अध्यक्षता करता है। इट मीन्स की राज्यसभा की। और इसमें सारी की सारी क्या रहेंगी, महिलाएं हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी सदस्य महिलाएं ही हैं इसमें। और सभापति उपसभापति का अगर पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकती। एक होता है अनुपस्थित होना, यानी कि पद तो है लेकिन उपराष्ट्रपति जी कहीं विदेशी दौरे पर है, मतलब सभापति जी, और उपसभापति जी की मान लो तबियत सही नहीं है या किसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं सदन में, तो उन्होंने अपने पद की सदस्य तो ले रखी है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो अनुपस्थित है तो ये उपसभापति का पैनल जो है कि उसको संचालित करेगा सदन को। तो यहाँ पर ये महिलाओं के लिए गौरवान्वित होने की बात है। लेकिन अगर उनका पद ही रिक्त है, यानी कि उन्होंने कोई शपथ ली ही नहीं, कोई इस पे व्यक्ति बैठा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि इलेक्शन को जल्दी से जल्दी कराइए और उपराष्ट्रपति और उपसभापति इनका चयन किया जाए। राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कि जब तक कोई चुनाव नहीं हो रहा है और दोनों जो है कि पद खाली है सभापति उपसभापति के, तो ऐसी स्थिति में सभापति के पद को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा बात आता है संसद सत्र। वैसे देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में संसदीय परंपरा के अंतर्गत 3 सत्र चलाए जाते हैं, जबकि संवैधानिक तौर पे कहा गया है कि 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। लेकिन हमारे भारत में संसदीय परंपरा में 3 सत्र चलते हैं। एक होता बजट सत्र, एक होता मानसून सत्र, एक होता शीतकालीन सत्र, जो कि सबसे छोटा होता है, लास्ट नवंबर के आसपास शुरू होता है और दिसंबर मिड में जाके कंप्लीट हो जाता है। 3 महत्वपूर्ण सत्र होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सत्र भी होते हैं जिसे हम विशेष सत्र के रूप में जानते हैं, कि कभी कभी क्या होता है सदन के द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है। हालांकि इसका कभी भी संविधान में उल्लेख नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल 85 कहता है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक का प्रावधान है, और दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो सामान्यतः हमारे संसद क्या करती है, एक वर्ष में 3 सत्र लेती है। और संसद को जब अधिक सत्र आहूत करने पड़ते हैं, यानी बुलाने होते हैं, तो इसे मतलब कि आहूत करने से नहीं रोकता है, तो विशेष सत्र इसे कहा जाता है। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि 3 सत्र तो हो गए, लेकिन अगर कभी कभी इमरजेंसी पड़ने पे या कुछ आवश्यक इस परिस्थितियों में हमें एक विशेष सत्र बुलाना पड़ता, तो हम उसको 3 की जगह 4 नहीं कह सकते, बल्कि उसे हम विशेष सत्र के नाम से ही जानेंगे। और यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या इसके बारे में या इसके वर्णन के बारे में क्या संविधान में दिया हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं, संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की उन्मुक्ति, अगर एक ये भी टर्म्स आती इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट, इट मींस कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि ये पता होगा आपको कि राष्ट्रपति के कृत्यों के खिलाफ कभी भी कोई जांच नहीं होती है। अगर मान लीजिए उसके ऊपर महाभियोग का आरोप भी लगाया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, फिर भी उसके द्वारा जब तक उस को फाइनली हटाया नहीं जाता पद से, तब तक उसके द्वारा कोई भी कृत्य अगर किया जाता है तो उसको आर्टिकल नंबर 361 के तहत छूट दी जाती है कि आपके द्वारा किसी भी कृत्य की कोई संवैधानिकता की जांच नहीं की जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति में सरकार उसका मिसयूज करने लगे उसके नाम पे कि भाई राष्ट्रपति गलती कर देता तो उसे जो है कि आप उन्मुक्ति है, छूट है, तो इसके आधार पर सरकार कभी भी इन चीजों का मिसयूज नहीं करेगी। आर्टिकल 299 कहता है कि सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता। अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर संघ या राज्य द्वारा किए गए अनुबंध से सम्मिलित होता है। अर्थात 368(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति है कि अगर वो कोई भी ऐसा कृत्य करते हैं या कानूनी तरीके से गलत नियम भी बन जा रहा है तो भी उन्हें कहीं ना कहीं छूट मिल जाती है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए किए गए कार्यों और कर्तव्यों के लिए अदालती जांच से छूट होती है। ध्यान देना, तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार इसका मिसयूज करने लगे, कि राष्ट्रपति के नाम पे जो है कि वो गलत नियम बनाने लगे। तो इस चीज को जो है कि यहाँ पे प्रोविजन किया गया। वहीं देखते हैं आर्टिकल, मतलब ये नियम है 176 और 267, अर्थात कि राज्यसभा के नियमों के बारे में ये है कि राज्यसभा का जो संचालन होता है, तो 267 कहता है कि सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है, और 176 कहता है कि अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है किसी विशेष मुद्दे पर, जो कि 2.5 घंटे से अधिक नहीं रह सकती। स्थगन प्रस्ताव की बात करेंगे, सामान्यतः सदन का स्थगन जो है कि किया जाता है जब उसका सत्र समाप्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो दैनिक कार्यवाही चल रही होती है उसको रोकते हुए कुछ विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि दैनिक कार्यवाही को रोको, पहले इस पर चर्चा करनी जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि केवल लोकसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। पहली चीज, क्योंकि ये जो भी अविलंबनीय मुद्दे होते हैं वो सामान्यतः सरकार या उनके मंत्रियों से पूछे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार और मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। जैसे मणिपुर की हिंसा हो रही थी तो मणिपुर पर यह बात रखी गई, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है इस पे बात रखी गई थी। जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ कानून संशोधन किए गए थे आपके आपराधिक कानूनों में, जिसमें ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी थी, पूरे के पूरे रोड जाम कर दिए, पूरे सप्लाई चेन को जो है कि बाधित करना पड़ गया। तो ये सारे कुछ अविलंबनीय मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि देश में क्या समस्या आ रही है। तो इस पर तुरंत जो है कि हमें दैनिक गतिविधि को रोकना होता है, दैनिक कार्यवाही को रोक के इस पर चर्चा की जाती है, और ये केवल लोकसभा में होती है। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि कोई भी स्थगन प्रस्ताव ऐसी मनमर्जी नहीं आ गया। मनमर्जी अगर आने लगा तो हर कोई विधायक या हर कोई मतलब सांसद बार बार स्थगन प्रस्ताव लाएगा और सदन की कार्यवाही को बाधित करेगा, तो ये विशेषाधिकार का उल्लंघन भी माना जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि स्थगन प्रस्ताव लाना चाहिए तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता है। जब 50 सदस्य अगर कहते हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर राज्य विधानसभा में अगर विधायक हो, वो कहते हैं कि नहीं भाई इस पे चर्चा होनी चाहिए, तब जो है कि इस पे आप ला सकते हो। और इसमें सामान्यतः सरकार के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव शामिल होता है तत्व, और राज्यसभा को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में सरकार नहीं बैठती। भाई मणिपुर हिंसा पे जो है कि लगातार भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की गई, किसान आंदोलन पे लगातार जो है कि घेरने की कोशिश की जा रही थी, या कानून बिल पर जो है कि घेरने की कोशिश की जा रही थी। इट मींस कि सरकार की ही तो निंदा हो रही है, और सरकार बैठती है लोकसभा में, इसीलिए ये जो प्रोविजन है वो लोकसभा में आता है, और इस पे कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक जो है कि चर्चा चलती है किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर। अगर स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है किसी लोक महत्व मुद्दे पर, तो कम से कम उस पर 2.5 घंटे की चर्चा की जाती है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक चल रहा है, सरपंच पति। जैसे आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने क्षेत्रों में देखोगे कि प्रधान जी को जो है कि नियुक्त किया गया, प्रधान की सीट जो है कि किसी महिला की थी, भले महिला वहां से जीत जाती, लेकिन उसका पूरा कार्यभार उसके पति महोदय देखते, तो उसको प्रधान पति कहते हैं, सरपंच पति कहते हैं। जबकि ये व्यवस्था सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि SC ST महिलाओं को 1/3 जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं जो है कि निर्णय निर्माण भूमिका निभाना शुरू करें और वो अपनी जो है कि महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। लेकिन असल में इसका मिसयूज हो रहा है, और उनके हस्बैंड ही सारी पॉलिसी को तैयार कर रहे हैं, पूरे गांव के लिए जो है कि सारा काम देख रहे हैं। महिलाओं को अपने कमरे के अंदर ही बंद कर दिया गया, पर्दे के अंदर ही रखे कि बस तुम सरपंच बनी हो, लेकिन सारा काम मैं करूंगा। तो ये पद्धति को समाप्त करना है। तो संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षित करके, सशक्त करके सरपंच पति या प्रधान पति वाली व्यवस्था समाप्त की जाए, कि ये नहीं होगा कि भाई प्रधान कौन है, लेडीज है, और सारा काम कौन देख रहा है, उसके पति महोदय देख रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, जिसमें निर्वाचित महिलाओं के
जो पति होते हैं उनके लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं, तो ये व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। इसी पर जो है कि चर्चा की जा रही है। और अगर हम बात और आगे देख लेते हैं कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन है, तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1972 के द्वारा कहा गया है कि पंचायती राज में जितनी भी सीटें हैं उसमें 1/3 तो पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर पे अध्यक्ष के 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। आर्टिकल नंबर 243D या 243 घ संविधान के भाग 9 में वर्णन है। और ऐसे में आप देखोगे कुछ राज्य सरकारें इस प्रावधान को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन इसकी वृद्धि कर सकती हैं। जैसे बिहार हो गया, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान आदि ने क्या किया कि सदस्यों के सरपंच के स्तर पर महिलाओं को 50% तक रिजर्वेशन दिया है। तो ध्यान देना कि एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कटौती तो नहीं कर सकते, 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप 1/3 से ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ पे 33% की जगह 50% भी दिया जा रहा है। भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 के अनुसार कहा जाए तो 31.8 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 46 में लगभग 46% महिलाएं हैं, लेकिन 46% में महिलाएं ना काम करके उनके पति यानी कि सरपंच पति या प्रधान पति काम कर रहे हैं, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जो हमारे कल के छूट गए थे या यूं कहें कि कल बच गए थे। और अब हम लोग शुरू करेंगे केंद्र राज्य संबंध। तो आज की क्लास में हम लोग केंद्र राज्य संबंध को भी कवर करेंगे, न्यायपालिका को कवर करेंगे, इलेक्शन को कवर करेंगे। तो 3 मेजर सेगमेंट को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद कल आपकी एक और क्लास आएगी, तो हो सकता है कल आपकी लास्ट क्लास ही रहे, और उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। तो अगर चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को समझ में आ रही हो चीजें आसान तरीके से, तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो अंडरलाइन आप देख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूरी इसी तरीके से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में आज शाम को हम लोग मैपिंग की क्लास शुरू करेंगे। मैं एक्चुअली 2 दिन दिल्ली में था, मुखर्जी नगर में, तो इस वजह से वहां पे सारी चीजें मैं नहीं ले जा सकता था, तो वहां पे मैपिंग की क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आज शाम में आपको मैपिंग की क्लास मिलेगी, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे साउथ अमेरिका को। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, शाम में 7 या 8 बजे तक तैयार रहिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को हम सुदृढ़ कर सकते हैं, या जो भी चुनौतियां या समस्याएं उनका समाधान किया जा सके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका राज्यपाल की भूमिका, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जो है कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सेंटर के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे इसकी भूमिका बढ़ जाती है। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि राज्यपाल एक तरीके से केंद्र का एजेंट है, यानी केंद्र जैसा कहेगा, केंद्र सरकार जैसी कहेगी, वैसे ही राज्यपाल जो है कि अपने राज्य में काम करेगा। तो यहाँ पर राज्य की जो मुख्यमंत्री की कार्यपालिका होती है, जिसको जनता ने चुना है, विधायकों को, उनमें और राज्यपाल के बीच में अक्सर टकराव देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे इसमें बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। इसका सीधा उदाहरण है कि आप देखोगे दिल्ली में अक्सर जो है कि राज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट मामला रहता है। हालांकि इसके बारे में मैंने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया भी है। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में 3 राज्यों में भी ये डिस्प्यूट देखने को मिला, जहां पे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया। यहां पर लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सरकार क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट की ओर चली जाती है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे, ये आज से नहीं, पिछले 70 सालों से ये ट्रेंड रहा है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसकी ही सबसे अधिक चलती है। और अगर राज्यों में अगर सेम पार्टी की सरकार है, जैसे यूपी में अगर आप देखोगे केंद्र में भाजपा की सरकार है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है, तो वहां पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, सरकारों के बीच में। लेकिन पंजाब देख लो, दिल्ली देख लो, तमिलनाडु देखो, केरल देख लो, या फिर और भी जगह देख सकते हो, जहां पर आप देखोगे कि केंद्र सरकार भाजपा की, लेकिन वहां की लोकल गवर्नमेंट जो है कि भाजपा की नहीं है, अलग अलग पार्टीज की है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केरल में जो है कि दूसरी सरकार है। तो ऐसे में राज्यपाल हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है केंद्र सरकार के कहने पे ऐसा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अगर कोई विधेयक जो है कि दिया गया है राज्यपाल को साइन करने के लिए, भाई महत्वपूर्ण बिल है, आप उस पे जो है कि प्रस्ताव यहाँ पे पारित हो चुका है सदन से, आप इस पे साइन कर दो ताकि ये कानून बन जाए। लेकिन राज्यपाल क्या करता है, जानबूझ के परेशान करने के लिए उस विधेयक को लंबित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में तीनों ही राज्य सरकारें क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की ओर जाती हैं कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर जो है कि हमें कुछ राय दीजिए या हमारा कोई समाधान करिए, क्योंकि केंद्र सरकार से कोई समाधान नहीं हो सकता। तो ये मुद्दा जो है कि आता है। तो ऐसे में पहले हम ये देखेंगे कि राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। पहले तो हमें ये देखना होगा, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक चर्चा में आता है तो यूपीएससी वहां से सबसे पहले प्रश्न पूछती है, सबसे स्टैटिक और बेसिक जानकारी, कि आपको कम से कम बेसिक जानकारी तो पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि विधेयक के संबंध में आर्टिकल नंबर 200 के पास ये कहा गया कि कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य रूप से होता है, अर्थात कि राज्यपाल आर्टिकल नंबर 200 का प्रयोग करके उस पर सहमति दे भी सकता है, सहमति नहीं भी दे सकता, उसे विचाराधीन भी कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसे राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। 4-5 उसके पास स्टेप्स होते हैं। जैसे
जैसे अगर हम देखें कि या तो वो विधेयक को सहमति दे देते हैं, अगर सहमति दे देंगे तो कानून बन जाएगा, या फिर वो विधेयक पर सहमति रोक लेते हैं तो यानी कानून नहीं बन पाता है, या फिर उसे वो पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा सकते हैं। और ऐसे में दो कंडीशन होती है कि अगर पहली बार उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटाया और सदन ने जो है कि दोबारा संशोधन के सहित या फिर संशोधन के बिना जैसा था वैसे ही दोबारा पारित करके भेज दिया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को फिर अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये सेकंड टाइम की कंडीशन है और इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। राज्यपाल को विधेयक के पुनर्विचार को के लिए वापस भेजना के लिए बस यही वर्ड यूज किया गया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पुनर्विचार के लिए भेज दो, अगर राज्यपाल को लगता है तो। लेकिन राज्यपाल क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजते और लंबित रख लेते हैं कि ना स्वीकार करूंगा ना अस्वीकार, और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेंगे। एक ऑप्शन उसके पास और होता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए भी वो आरक्षित रख सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसा विधेयक है जो राज्यपाल की राय में लगता है कि कहीं ना कहीं वो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम कर देगा, जो कि जिसकी वजह से क्या होगा, संवैधानिक जो है कि संकट खड़ा हो सकता है हाईकोर्ट, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका है। ऐसे में राज्य के कानून कहीं ना कहीं इसको जो है कि कम कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं ऐसे विधेयकों को। तो चलिए हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जरा इनके संवैधानिक प्रावधानों को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके जरा जूम करके हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल होते हैं जो स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मिलान करने के लिए आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और वहीं आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी, अर्थात जब तक राज्यपाल किसी भी विधेयक पे साइन नहीं करेगा, प्रस्ताव पे अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। दूसरा 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 161 कहता है कि राज्यपाल को दंड को क्षमा करने, परिहार, लघुकरण आदि की शक्ति भी प्राप्त है। जिस प्रकार से अगर आप देखोगे कि राष्ट्रपति महोदय को जो है कि क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किस आर्टिकल में जो है कि ये प्रावधान दिए गए राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल के लिए तो आपने देखा 161 में है। वहीं 163 की बात करेंगे तो राज्यपाल जो है कि अपने कार्यों के निष्पादन के लिए सहायता और सलाह के लिए एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, और साथ में वो कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। तो 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति भी करता है। 213 के अंतर्गत वो कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। और 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श केवल किया जाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करता है। अब इस मामले से संबंधित राज्यपाल से संबंधित कई सारे न्यायिक निर्णय भी आए, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा हुआ है कि राज्यपाल जो है कि परेशान करते हैं और जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपने अच्छे कानून को भी पारित नहीं करा पाती। तो ऐसे में कई बार सुप्रीम कोर्ट में जो है कि सरकारें गई और सरकारों के बिहाफ पर, याचिका पर राज्यपाल की सुनवाई करते हुए बहुत सारे निर्णय दिए गए। तो पहला निर्णय है शमशेर सिंह वाद 1974, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर लिख रहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी विवेकाधीन शक्ति से काम तो नहीं कर रहा। नवाब रेबिया बनाम जो 2016 का बात था कि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति पर अपने क्षेत्राधिकार से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर अपने क्षेत्र से बाहर जाके राज्यपाल किसी मुद्दे पर अपना विवेकाधिकार का प्रयोग कर रहा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि एक व्यक्ति राज्यपाल है और उसकी विवेकाधीन शक्ति जरूरी नहीं है कि सही मायने में सही मानी जाए, इसलिए उस पर न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी। लेटेस्ट मामले जो आए हैं 3 राज्यों के, वो क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दे समझने। जैसे पंजाब 2023 का मामला जो है, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। अगर भाई आप सहमति नहीं दे रहे होते, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उसमें प्रॉब्लम देख रहे हो, तो या तो उसे अस्वीकार कर दो। लेकिन बात ये होती है कि अस्वीकार करने से पहले जो सदन ने अपना कीमती समय दिया, तो क्यों ना एक बार सदन के सामने रखा जाए पुनर्विचार के लिए, तो ये होना चाहिए। लेकिन ऐसे विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। दूसरा उपकुलपतिवाद का मामला है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सांविधिक क्षमता के कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा है तमिलनाडु का मामला। अगर हम देखें तो तमिलनाडु राज्यपालवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्यपाल द्वारा जो है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उस विधेयक को अगर पुनः पारित करता है, राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर कहा जाए कि
राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक आरक्षित रख सकता है कि नहीं? बिल्कुल रख सकता है। लेकिन अगर कोई विधेयक पुनर्विचार होने के बाद दोबारा सदन से पारित होकर आया राज्यपाल के लिए, तब राज्यपाल जानबूझकर अटका नहीं सकता उस विधेयक को कि भाई मुझे राष्ट्रपति पर भी इस पे विचार करना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय से। अगर आपको पहले ही करना था तो आप पहले ही कर लेते, पुनर्विचार से पहले ही। आपने पुनर्विचार के लिए भेजा और हमने जो है कि उस पर विचार मंथन भी किया, फिर भी जो है कि आप दोबारा इस चीज को भेज रहे हो। तो यहां पर यह मुद्दा था केंद्र राज्य संबंध में जो है कि संबंधों को सुधारने के लिए। और हालांकि आर्टिकल नंबर 201 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखा था। तो राष्ट्रपति या तो अगर आर्टिकल 201 कहता है कि राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से राज्यपाल जब पुनर्विचार करने के लिए कोई विधेयक भेजता है और जब वहां से सदन से दोबारा पुनर्विचार होकर कोई विधेयक पारित होकर आता है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन ऐसा जो है कि राष्ट्रपति के समक्ष नहीं होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष नहीं हो सकता, राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं होता साइन करने के लिए। अब चलते हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, जहां पे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की बात होती है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने अभी भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया। सहकारी संघवाद का मतलब होता है जहां पे एक ही नीति या एक ही लक्ष्य के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों साथ में मिलकर काम कर रही होती है। यहाँ पे संघ और राज्यों के बीच एक क्षैतिज संबंध होता है, अर्थात कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एजेंसियां और राज्य एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग अलग। यही होता है सहकारी संघवाद। मान लीजिए कि अगर हमें मनरेगा के लक्ष्य को पूरा करना है कि जिससे ग्रामीणों का भला हो सके, तो राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर उस पर काम करेंगे, कोई एक दूसरे के साथ अलग अलग नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोविड पे हमें जो है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है कि कोविड से निपटना था, तो वहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे विचार मंथन करेंगी, ये नहीं कि अलग अलग। जैसे मान लीजिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद हो गई या भारत की जो 5 क्षेत्रीय परिषद है, उस पे अगर हमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय परिषदों का विकास करना है तो राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकारों को भी तालमेल बना के रखना पड़ेगा। जीएसटी ऐसे मुद्दे हो गए, नीति आयोग हो गए, ये सब ऐसी संविधानेतर संस्थाएं भी हैं, कुछ विधेयक हैं जिसके माध्यम से आप देखोगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार आपस में सहयोग करके ही इसका विकास कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब जरा यहाँ पे हम कुछ प्रावधान देख लेते हैं कि ऐसे कौन से संवैधानिक प्रावधान है जहां पर सहकारी संघवाद बढ़ सकते हैं। इट मींस कि जहां पर राज्य और केंद्र सरकार का आपस में सहयोग देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज आती है 7वीं अनुसूची, समनुसिंगता का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरीज, अर्थात कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का निर्धारण जो किया जाता है, ये चीज हो गई। 312 में आप देखोगे कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हालांकि यूपीएससी के थ्रू जो है कि सिलेक्शन होता है इसमें, लेकिन वो काम करते हैं राज्यों में। डीएम जितने भी होते हैं प्रत्येक राज्य में काम करते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इट मींस कि आप देखोगे जितने भी लोग जब सेलेक्ट हो जाते हैं, अपनी लवासना में ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के सामने एक स्पीच देते हैं और वहां से ही राष्ट्रपति उनको नियुक्ति पत्र देते हैं एक तरीके से। क्लियर? एकीकृत न्याय प्रणाली की बात करोगे तो यह राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। फिर उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि आर्टिकल नंबर 263 के तहत यह कहा गया है, जिसका गठन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच जो समाधान करना है उसके लिए आपस में बैठ के एक मंच तैयार होगा, जहां पर सारी चर्चाएं होंगी, जो भी समस्या होंगी उनको रिजॉल्व किया जाएगा। हालांकि सरकारिया आयोग ने जब सिफारिश की थी 1988 में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, तो पहली बार वीपी सिंह की सरकार में 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। आर्टिकल नंबर 261 की बात करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड को रखा गया। क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकायों के रूप में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार के गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। बाकी सदस्य के रूप में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जहां की भी हम क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका बिहार वगैरह आते हैं, तो इसके मुख्यमंत्री सदस्य हो गए। लेकिन अगर हम मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें, जिसमें एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब क्षेत्र जो आते हैं, इसमें आपके मुख्यमंत्री शामिल होते हैं इन राज्यों के, लेकिन केंद्र के स्तर पर गृह मंत्री ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। इट मींस कि यहां पे भी केंद्र और राज्यों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 280 के तहत इसकी स्थापना की जाती है और यह केंद्र के साथ साथ राज्य के भी वित्त आयोग के लिए सिफारिश कर सकता है। इवन पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी इसके द्वारा सिफारिशें की जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र का वित्त आयोग है वो राज्य और पंचायती राज्यों को सुदृढ़ कर रहा है, इसलिए वो राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय का काम कर रहा है। आर्टिकल नंबर 279A के तहत जीएसटी परिषद की बात करें तो जीएसटी की अध्यक्षता, जो जीएसटी काउंसिल होती है, उसकी अध्यक्षता वर्तमान मतलब कि जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा की जाती है, जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है। बाकी सदस्यों के रूप में आप देखोगे कि प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहां पर भी आप देखोगे राज्य और केंद्रों के बीच में कहीं ना कहीं प्रयास बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। और अगर हम बात करें
कि भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि 14वें वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता वाई रेड्डी साहब ने की थी, इन्होंने कहा था कि केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राज्यों के सहयोग को भी और केंद्र के सहयोग को भी आपस में जोड़ा जा रहा है। कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी, 40% जो है कि वित्तीय योगदान राज्य सरकारें देंगी। पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में, तो 90% और साथ में 10% का योगदान हो जाता है, जहां राज्य सरकारें 10% और केंद्र सरकारें 90% योगदान अपना देंगी। तो ऐसे में ये जो योगदान देती हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इन योगदानों से भी राज्य सरकारों के जो है कि आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वो केंद्र के प्रति जो है कि एक अपना जो झगड़ा वाला नेचर होता है उसको कम करती है। नीति आयोग भी इस तरीके से काम कर सकता है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, जहां पे विविध कदम उठाए जाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों का गठन किया जाता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया, भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून या क्षेत्र विशिष्ट पहले शुरू करना, जैसे बड़े राज्य, छोटे राज्य, हिमालयी राज्य। आप देखोगे नीति आयोग जितने भी इंडेक्स जारी करता है उसमें 3 मेजर कैटेगरी बनाता है। एक होता है बड़े बड़े राज्य, एक होते छोटे राज्य और एक होता है हिमालयन या नॉर्थ ईस्ट के राज्य। 3 प्रमुख मेजर कैटेगरी बनाता है और इस कैटेगरी के आधार पर इंडेक्स या जो है कि पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग क्या करता है कि राज्य और केंद्रों के बीच में समन्वय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। क्लियर है ये बातें? अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों। तो यहां पर हम देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। अक्सर क्या होता है कि हमारे भारत में बहुत सारे राज्यों के बीच में सीमा विवाद हो रहा होता है, चाहे वो नदी जल विवाद को ले लीजिए, चाहे वो बाउंड्री लाइन को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं। तो राज्यों के बीच में भी इस विवाद को समाप्त करने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आपका क्या, जिसे हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध के रूप में भी। अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को समाप्त कर दिया गया, उसके लिए एक समझौता ज्ञापन भी किया गया। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि सीमा विवाद बताना चाहूंगा, क्योंकि कई बार होता है यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछ ली जाती है मिलान करने के लिए और आपको नहीं पता चलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में, दोनों के बीच सरचू सीमा को लेकर विवाद रहता है, लेह मनाली राजमार्ग के पास स्थित है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये यहाँ पर जो है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट है, लेकिन आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर लोकेशन से मतलब नहीं है। सरचू सीमा आपको ये देखना है कि सरचू सीमा कहाँ पर है, तो हिमाचल और लद्दाख के बीच में। हरियाणा और हिमाचल के बीच पंचकुला के पास एक परवाणु क्षेत्र को लेकर विवाद है। हालांकि वर्तमान में परवाणु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में आता है, लेकिन हिमाचल और हरियाणा दोनों के बीच में इसमें डिस्प्यूट हो रहा है। वहीं तीसरा आप देखोगे हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को लेकर पहले से ही चला आ रहा है विवाद जो है। फिर वहीं गुजरात और राजस्थान के बीच में मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहा है, तो ये मानगढ़ पहाड़ी आपके यहाँ विवादित है। फिर उसी तरीके से अगर आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ोगे तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी अतीत में दोनों के बीच मुख्य भूमि सीमाओं को लेकर विवाद रहा था। इनके बीच बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कनिका सैंड द्वीप को लेकर भी विवाद है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कनिका सैंड आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और पेपर को गलत कर जाओगे, तो इसलिए कनिका सैंड पता होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में भी बेलगाम जिले को लेकर विवाद हो रहा है। बेलगाम जिले में ज्यादातर मराठी भाषी आबादी निवास करती है और 1956 में कर्नाटक के अधीन आने से पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंस का भी हिस्सा रहती थी। कर्नाटक केरल की बात करेंगे तो दोनों के बीच में कासरगोड को लेकर विवाद है, क्योंकि यह नगर केरल का भाग है जहां कई कन्नड़ भाषी लोग निवास करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पे डिस्प्यूट होते हैं। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन राज्यों के बीच में जो विवाद का समाधान हो सकता है उसके लिए हम क्या क्या संवैधानिक प्रावधान अपना सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यायिक निवारण, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता है, मूल अधिकारिता है, वो ये है कि संघवाद को बचाए रखना। संघवाद का मतलब होता है, 2 मुद्दे होते हैं। एक तो होता है राज्यों के बीच में आपस में झगड़ा, तो इस झगड़े का सुलझाने का काम सबसे पहले किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया। दूसरा हो सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो झगड़ा होता है, जहां पर भी संघवाद खतरे में होता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक अनन्य अधिकार है, यानी कि आरंभिक अधिकारिता, जो कि इस मामले को भी सुलझाती है। तो आर्टिकल 131 ये प्रावधान करता है कि राज्यों के बीच में अगर विवादों का निर्णय है तो यहाँ पे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें समाधान कर सकती है। जैसे 3 स्तर से होते हैं कि एक तरफ भारत सरकार होगी, दूसरी तरफ कोई राज्य होगा, या फिर एक और भारत सरकार और कोई राज्य और साथ में दूसरी तरफ केवल राज्य होगा, या तीसरा मुद्दा होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य। ऐसी स्थिति में जहां पे 2 राज्य आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हो, या भारत और राज्य सरकार आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, या भारत राज्य सरकार एक तरफ और दूसरे कई राज्य कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो ऐसी स्थिति में संघवाद को बचाने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आर्टिकल 131 के तहत आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान करता है। वहीं दूसरा प्रावधान है इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादान समाधान के लिए
अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति दी गई है और जिसमें राज्यों और केंद्रों के बीच चर्चा के लिए एक मंच तैयार होता है, जहां पर क्या होता है उन मुद्दे पर हम सलाह करते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं, राज्यों के साझा हित से संबंधित विषयों की हम जांच करते हैं। वहीं किसी विषय की सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय की नीति और कार्रवाई के लिए बेहतर सिफारिश की जाती है जहां पर ये मुद्दे बने रहते हैं। क्षेत्रीय परिषद की बात करें, ये भी हमारे लिए सहयोग कर सकती है। अगर हम देखें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है और इन उद्देश्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना होता है। तो केवल इनका जो विचार विमर्शी और सलाहकारी निकाय भी इनको माना जाता है केवल, लेकिन फिर भी इनके द्वारा बहुत सारी जो है कि सलाह दी जाती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जोनल काउंसिल की बात करेंगे तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित की गई, जो कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, वर्तमान में अमित शाह जी कर रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ये जो है कि मुख्य रूप से राज्य और यूनियन टेरिटरीज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। मध्य में अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और एमपी, तो ये यूपी एमपी जो है कि मुख्य रूप से मध्य में आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी हाल ही में जो है कि पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदों का जो है कि आयोजन किया गया था और इसमें अध्यक्षता हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई। फिर वहीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आप गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव, दादर नागर हवेली को देखोगे। दक्षिणी में अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर एक आपके दिमाग में आएगा कि सर एक जो है कि छूट गई, जिसका नाम है पूर्वोत्तर। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है उसका गठन 1971 के पूर्वोत्तर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, जबकि यहाँ पे हम जोनल काउंसिल पढ़ रहे हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय करने का प्रयास किया था। हालांकि पूर्वोत्तर में भी प्रयास किया जाता है। अच्छा, पूर्वोत्तर में देखना सिक्किम को शामिल नहीं किया था क्योंकि सिक्किम आपके पूर्वी क्षेत्र परिषद में आती है, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लेकिन पूर्वोत्तर में जो 7 सिस्टर्स है, जो 7 राज्य होते हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से असम को देखोगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो प्रमुख राज्य होते हैं इनके साथ जो है कि डिस्प्यूट को समाधान किया जाता है। तो एक तो पॉइंट ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे। मामला क्या है, क्यों ये चर्चा में है? तो देखिए, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो अधिनियम है 1956 का, यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इसके तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण सेकंड के विचार के लिए कई विषयों को मंजूरी दे दी गई है। अब कृष्णा जल विवाद अधिकरण सेकंड, जिसको हम KWDT बोलेंगे, यानी कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है सेकंड, इसके विवाद से संबंधित जो विचार आए थे उस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी सतलज यमुना लिंक SYL नहर के निर्माण में धीमी प्रगति के लिए पंजाब सरकार की आलोचना भी की है। अब यहाँ पर ये मुद्दा क्या है भाई, क्या नहीं है, तो इसको समझने के लिए हम लोग पूरे डिटेल को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत ये कहा गया है कि राज्य सूची की जो प्रविष्टि 17 के अनुसार आप देखोगे, राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, ये सभी के सभी जो है कि राज्य के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये विषय संघ सूची की प्रविष्टि नंबर 56 के प्रावधानों के अधीन ही माने जाते हैं। वहीं 262 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 262, तो संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी जल के उपयोग के वितरण, नियंत्रण, विवाद या शिकायत, न्याय निर्णय के प्रावधान कर सकती है। तो यहां पर आपको समझना है कि संसद अपनी आर्टिकल नंबर 262 के तहत एक कानून बना सकती है कि जो भी अंतर्राज्यीय नदी जो विवाद है इसको समाधान करने के लिए एक जो है कि अधिकरण बना सकती है। और संसद ने इस मामले में 2 कानून भी बनाए हैं आर्टिकल 262 का प्रयोग करके। जो 2 कानून है वो कौन कौन से? पहला कानून है आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और दूसरा है नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ये 2 अलग अलग जो है कि कानून है। अब इन्हीं कानूनों पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटी निर्माण विनियमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड का गठन भी कर दिया गया। अब मुद्दे पर आते हैं, जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड मुद्दा है। पहले मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा हम समझते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 262 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को निर्णय देने से रोकता है। यानी कि 262 कहता है कि जहां पे भी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संबंधित मामले होंगे, इस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सरकारों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होंगे उसकी विचार और सिफारिश पर जो है कि विचार करेगी। अर्थात इसमें पूरी शक्ति केंद्र सरकार को है।
न्याय निर्णय के मामले में इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। और वहीं आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है। तो दोनों बातों को समझ रहा है कि अगर 262 का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने कोई ट्रिब्यूनल बना दिया, रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया, नदी जल विवाद अधिकरण, तो उस अधिकरण के मामले को सुन सकती है कब? जब अधिकरण ने मान लो कह दिया कि भाई कि ये पानी कर्नाटक को मिलेगा, महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, और महाराष्ट्र हो गया असंतुष्ट, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि यह निर्णय अधिकरण का गलत आया हुआ है। तो अधिकरण के फैसले के खिलाफ जो है कि सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पहले ही जो है कि टांग नहीं अड़ाएगा कि नहीं मैं इन दो राज्यों के बीच में नदी के संबंधित मुद्दों का समाधान करूं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ये उसकी जिम्मेदारी है कि संघवाद को बचाए, लेकिन उस संघवाद में अगर कोई मुद्दा नदी से संबंधित है, नदी जल से, तो वहां पे वो उसकी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि 136 का प्रयोग करके ट्रिब्यूनल के मामले को सुनेगा, शुरुआती दौर में नहीं सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय में 1996 में हेलसिंकी नियम और कैंपियोन नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लेख किया है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि अगर आप SYL की बात करोगे, सतलज यमुना लिंक की बात करो, तो ये हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदी पर जो है कि बनाई जा रही है, जिसकी 214 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा पंजाब में आ रहा है, लगभग 122, और 92 किलोमीटर हरियाणा में आ रहा है। और इसकी शुरुआत जब पंजाब से हो रही है, लेकिन वहां पर बहुत धीमी प्रगति हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फटकार लगाई थी। और कृष्णा जल विवाद की बात करें, जो हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे हैं, असल में हुआ क्या कि 262 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए 1956 में जो है ट्रिब्यूनल गठित किए जब संसद में, तो 1969 में ISRWD मतलब इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण KWDT 1 का गठन किया गया। और उसके बाद KWDT की गठन जो है कि सेकंड का गठन हुआ 2004 में। तो जो सेकंड वाला था, इसने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हो चुका है, ऐसे में इसने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए कृष्णा नदी के जल को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वितरित करने के संबंध में अपना निर्णय देगा। यह मामला था। मामले का विरोध कौन कर रहा है? तो आप देखोगे मामले का विरोध महाराष्ट्र और कर्नाटक कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, जहां से वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। KWT के मामले में यह था कि कृष्णा नदी का जो जल विभाजन हो रहा है वो 3 मामलों में हो रहा है, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के रूप में, क्योंकि ये कहता है कि आंध्र प्रदेश जो है वो अविभाजित रूप में मैंने यूनिट के रूप में माना है। यानी कह सकते हो कि 100% या 100 रुपए की अगर मैं बात करूं, 3 राज्यों में अगर बांटना होगा तो 33 रुपए करके जो है कि दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, और इस 33 रुपए को आप फिर बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपस में बांट लेंगे, ये कहने की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे में जो है कि केवल और केवल कितना मिलेगा, 17 रुपए के हिसाब से मिलेगा, 16 रुपए के हिसाब से मिलेगा। और फायदा किसे होगा? महाराष्ट्र और कर्नाटक होगा, क्योंकि उन्हें 33 रुपए मिल गए। इट मीन की 33% उन्हें पानी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अपना मामला आपस में निपटा ले, लेकिन आंध्र प्रदेश यहां पे कह रहा है कि नहीं, ये बात गलत है, आप इसको पूरे पानी को आप 4 राज्यों में डिस्प्यूट करिए। 4 राज्यों में जब आप करोगे तो 25-25 रुपए के हिसाब से, यानी 25-25% मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जो 16-16 मिल रहा था वो तो हो गया 25-25, और नुकसान किसे हो गया? महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया। तो यही मामला जो है कि बस बेसिकली चल रहा है चर्चे में। तो यहां पर आपने देखा कि हमने इंटर स्टेट वाले रिलेशनशिप जितने भी थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। और अब हम शुरू करेंगे आपकी न्यायपालिका, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हम चुनाव तक पढ़ेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे इस चीजों को, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे और आप इन चीजों के साथ अपना यूज टू हो जाए और PT 365 का पूरी तरीके से यूज कर पाए। तो चलिए न्यायपालिका की बात करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि न्यायिक नियुक्तियां यानी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर अक्सर डिस्प्यूट होता रहता है, और इस बार भी कुछ ना कुछ मामला आया है जिसकी वजह से हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले तो हमें यह जानना होगा कि मामला क्या था। तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या फिर विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना चाहिए। अब पहली नजर में आपको ये मामला समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूं। देखिए, जब भी होता है सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जो भी होता है, मतलब स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे जो नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कोलेजियम करती है, लेकिन वो नियुक्ति नहीं करती। नियुक्ति करने का काम तो राष्ट्रपति महोदय का होता है, शपथ तो वही दिलाते हैं, लेकिन वो कोलेजियम क्या होता है, वो एक लिस्ट तैयार करता है कि भाई हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जो है कि विधिवेत्ता है और इनको हम न्यायाधीश के रूप में देखना चाहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। और उस पे जो है कि जब मुहर लग जाती है जजेस बात की, मतलब कि कोलेजियम की,
तो फिर वो लिस्ट जाती है नाम की राष्ट्रपति महोदय के पास, यानी कि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति महोदय को क्या करना होता है, निश्चित समय के अंदर उन व्यक्तियों को शपथ दिलानी होती है एक न्यायाधीश के रूप में। लेकिन हो क्या रहा है कि उन नियुक्तियों को जो है कि रोक दिया गया, राष्ट्रपति उस पर जो है कि ना तो शपथ दिला रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये कोर्ट की अवमानना की जा रही है कि आप देरी कर रहे हो, जिन व्यक्तियों के नाम भेजे गए या तो उन्हें आप शपथ दिला दो, अदरवाइज आप विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेज दो कोलेजियम के पास। आप न तो उनको वापस भेज रहे हो किसी आपत्ति को लेकर और न ही उनकी नियुक्ति कर रहे हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग कर रहा है और इसी मामले को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्या कह दिया गया कि ये अवमानना की जा रही है। ये तो हो गया मामला। अब पहले हम बात करेंगे कि क्या संवैधानिक प्रावधान है इनकी नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की। अगर हम बात करें, क्योंकि यूपीएससी तो यही पूछेगी, बेसिक प्रश्न पूछेगी करंट अफेयर से रिलेटेड करते हुए। अगर आप देखोगे कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए आर्टिकल नंबर 124(2) और आर्टिकल नंबर 217, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान है। यानी 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 217 के तहत हाई कोर्ट, यहां पर जो है कि नियुक्तियों के प्रावधान है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे एक जजेसवाद केस था जो 3 स्तर पे जो है कि डेवलप किया गया कॉलेजियम व्यवस्था, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली का जो डेवलपमेंट हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग महत्वपूर्ण निर्णयों में दिया और तब जाके कॉलेजियम व्यवस्था का विकास हुआ, जिसे 1981, 1993 और 1998 के 3 जजेस केस कहा जाता है। और कॉलेजियम व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है उसमें कौन कौन मुख्य रूप से रहता है, तो उसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई करते हैं और इसमें 4 न्यायालय मतलब 4 शीर्ष जो है कि 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं। यानी कि 1+4 = 5 लोग जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये कॉलेजियम का निर्माण करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अगर हम बात करें हाई कोर्ट के कॉलेजियम की, तो इसमें अध्यक्ष से संबंधित हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होते हैं। और साथ में यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें भेजता है। मान लीजिए हाई कोर्ट से जो है कि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है हाई कोर्ट में ही, तो उसका भी एक कॉलेजियम होता है जहां पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और जब ये किसी एक नाम पर सहमति देते हैं तो उस नाम की सहमति की सिफारिश क्या करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी भेजते हैं कि साहब आप भी देख लीजिए कि हमने जो एकीकृत न्यायपालिका है उसमें इस व्यक्ति को हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में बनाना शुरू किया है। तो ये थी बात बेसिक इंपॉर्टेंट। अब यहां पे हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका क्या होती है। पहले हम सरकार की भूमिका को देख लें तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपको देखना होता है कि वो क्या करेगी, सरकार की प्रक्रिया ज्ञापन के तहत अनुशंसित उम्मीदवारों की आईबी से जांच करा सकती है। मान लीजिए कि कॉलेजियम व्यवस्था ने किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाने के लिए जो है कि रिकमेंडेशन दी कि भाई इस व्यक्ति को हम न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसकी पूरी छानबीन की जाएगी, उसके बैकग्राउंड को देखा जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा चेक होगा। दूसरा, सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में आपत्तियां भी उठा सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है कि भाई ये व्यक्ति जो है कि गलत है, आपने जिसका चुनाव किया ये न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है। हालांकि यदि कॉलेजियम उन्हीं नामों को सरकार के पास दोबारा भेजती है तो सरकार उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, लक्ष्मीकांत जैसी बुकों में भी ये चीजें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं और फिर नए नए जो है कि निर्णय आते हैं तो वहां से ये पॉइंट होते हैं सही, और फिर सुप्रीम कोर्ट के इसी सब जजेस को निर्णय को ध्यान में रख के यूपीएससी प्रश्न बना लेती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये अब हम बात करेंगे ऊपर जरा कुछ संवैधानिक प्रावधानों की। तो आर्टिकल नंबर 124 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों, ध्यान देना, कुछ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद ही की जाती है। यानी राष्ट्रपति का इस उद्देश्य के लिए जितने न्यायाधीशों को परामर्श के उपयुक्त समझता है तो वो न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा सीजीआई से परामर्श किया जाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश पहले से ही मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की अगर आप नियुक्ति कर रहे हो तो सीजीआई से, और साथ में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह होंगे उनसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, परामर्श करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज क्लियर हो गई। वहीं आर्टिकल 217 भी कहता है हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें सीजीआई और राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वहां के राज्यपाल की बस इतनी भूमिका होती है कि उससे परामर्श किया जाता है। और अगर हाई कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप कर रहे हो तो ऐसे में उससे भी परामर्श किया जाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी। वहीं हम इसमें देखेंगे कि जजेसवाद की बात करें तो जो पहला केस था 1981 में जो एसपी गुप्ता मामला था, दूसरा आपका देखोगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मामला था 1993 का, और तीसरा आपका आता है तृतीय जो मामला था थर्ड जजेसवाद, जिसमें कहते हैं 1998 में, जिसमें 124 आर्टिकल और 217 के तहत यहां पर परामर्श शब्द के अर्थ से संबंधित है। और इस वाद में मुख्य सवाल यह था कि एकमात्र सीजीआई की राय अपने आप में क्या परामर्श है, तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली तैयार की और जिसमें कहा कि जिसमें एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो है कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के टोटल हो गए 5 न्यायाधीश और इनके ही परामर्श के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और यही परामर्श आपका क्या कहलाता है,
क्या कहलाएगा ये आपका, यही परामर्श आपका कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है। और इसी से संबंधित एक और नया मुद्दा आया, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। जैसे अभी तक आप देखोगे कि आईएएस की जो पोस्टिंग होती है, यानी आईएएस आईपीएस आईएफएस जो आप बनते हैं अखिल भारतीय स्तर पे, तो आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, पूरे भारत में एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो भी सिलेक्शन पाता है फिर उसका 2 साल की ट्रेनिंग होती है, लवासना में हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है कि अपॉइंट कर दिया जाता है, आईपीएस आईएएस के रूप में डीएम वगैरह बना दिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा हर एक राज्य में एक स्टेट पीसीएस भी होता है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, इनके द्वारा राज्य स्तर पर न्यायपालिका का चयन किया जाता है। कहने का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश होते हैं उनके लिए यूपी पीसीएस जे, इस तरीके का आप देखोगे अपने अपने स्टेट में, आप देख सकते हो यूपी पीसीएस और ब्रैकेट में लिख के आता है जे, जे का मतलब होता है जुडिशरी, या फिर आप देखोगे बीपीएससी ब्रैकेट में लिख के आएगा जे। तो इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कि इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और मामला अभी ये आया कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, एक विचार रखा कि क्यों ना हम अखिल भारतीय स्तर पर भी एक न्यायिक सेवा शुरू करें, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम क्या करें, जजों की नियुक्ति करें और उसके लिए पेपर वगैरह कंडक्ट कराया जाए। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम की नियुक्ति कर रहे हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जजों की नियुक्ति करें। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डीएम की नियुक्ति कर रहे हैं उसके लिए यूपीएससी से एक पेपर कराते हैं अखिल भारतीय स्तर पे, तो क्यों ना हम राज्य जिले के स्तर पे न्यायाधीशों के लिए भी एक पेपर करा दिया जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। तो संविधान दिवस 26 नवंबर के समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक एआईजेएस यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना का विचार दिया है। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह सभी राज्यों के लिए जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने का सुधारात्मक प्रयास हो सकता है। हालांकि यह विचार सबसे पहले 14वें वित्त आयोग 1958 में दिया गया था न्यायिक प्रशासन में सुधार के लिए। फिर 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 312(1) में भी कहा गया कि संसद को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सहित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे अखिल भारतीय जो सिविल सेवा है उसका भी गठन करती है राज्यसभा, राज्यसभा करती है ना, आर्टिकल 312 का प्रयोग करके जब 2/3 बहुमत से, तो वहां से प्रावधान बन सकते हैं और संसद जो है कि इनका गठन कर सकती है। सेम उसी तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का भी गठन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति क्या है, तो वर्तमान में आप देखोगे कि अनुच्छेद 233 और 234 ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट पीएससी होती है, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड, एमपी पीसीएस, झारखंड और संबंधित हाई कोर्ट द्वारा संचालित की जाती है इनकी वर्तमान में चयन प्रक्रिया। जैसे अगर आप देखोगे राज्य स्तर पे जब आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, मेंस क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपके सामने एक पैनल बैठा होता है जो यूपी पीसीएस आयोग के ही पैनल होते हैं। सेम उसी प्रकार से जब आप जुडिशियल सर्विसेज में जाते हो, न्यायाधीश बनने जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, हाई कोर्ट के कुछ पैनल होते हैं जो कि न्यायाधीश होते हैं और आपसे न्याय के बारे में या कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पूछते हैं। सामान्यतः पीसीएस जे के आमतौर पर न्यायिक परीक्षा के रूप में से जाना जाता है। यहां तक क्लियर समझ में आया? अब चलते हैं लीगल एड की बात करें जो कि कानूनी सहायता से संबंधित है। तो यहां पर आप देखोगे कि कानूनी सहायता के अंतर्गत हम किस पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, लीगल एड का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि निःशुल्क रूप से जिसको सहायता दी जा सके। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कानूनी सहायता चाहिए, आपके साथ कोई अगर क्राइम हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, आप कहीं भी एफआईआर कराने जाते हैं, तो क्या वहां पे बैठे हुए जो पुलिस और स्टाफ होता है, जो दरोगा होते हैं, जो भी होते हैं, क्या वो आपसे पैसा मांगते हैं? नहीं मांगते ना, वो आपकी निःशुल्क रूप से सहायता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस काम के लिए उनको सरकार के द्वारा तनख्वाह दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है। आप उनसे जो है कि निःशुल्क रूप से सहायता ले सकते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में देख लो, किसी बिजनेस सेक्टर में देख लो, अगर आप वहां पे कोई मोटिवेशन लेते हो या कोई गाइडेंस लेते हो, तो आप उसकी 600, 500, 1000 रुपए जो भी फीस होती है आप उसको पेमेंट करते हो, तब जाके आप सलाह लेते हो। जैसे हम लोग कहते हैं कंसल्टेंसी की सुविधा, क्या कहते हैं, कंसल्ट करना हमें जो है कि किसी चीज के बारे में, तो ये सब चीज हो गई। लेकिन हम कानूनी सहायता की बात कर रहे हैं, तो कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय पर एक संसदीय स्थायी समिति है जिसने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कार्यप्रणाली की समीक्षा की, कानूनी सहायता के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कितना जो है कि फायदेमंद हुआ, कितना नहीं। कानूनी सहायता असल में उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना होता है जो किसी भी अदालत में अपने केस को जारी रखने के लिए फीस का वहन नहीं कर सकते, किसी वकील का खर्चा नहीं उठा सकते। तो ये भी इसमें आता है। इसलिए आप देखोगे कई बार होता है कि सरकारी वकील भी अपॉइंट होते हैं, यानी न्यायपालिका के द्वारा उस गरीब व्यक्ति के लिए एक वकील अपॉइंट कर दिया जाता है कि सर आपको जो सैलरी है वो गवर्नमेंट दे ही रही है, तो आप इनका केस लड़िए क्योंकि आपको कोई फीस नहीं दी जाएगी। और इसी के तहत अगर आप देखोगे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, जिसको हम लोग नालसा भी बोलते हैं, NALSA, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी
एक्ट कह दो 1987, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, तीनों ही स्तर पे जो है कि इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पे आपका नालसा हो गया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और राज्य स्तर पे सालसा, जिसको हम लोग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, और DLSA, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी है, इसका गठन किया गया इस प्राधिकरण के तहत। और इसमें लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। ये अदालतें मुख्य रूप से क्या होती है, वैकल्पिक विवाद निवारण का हिस्सा बनती है, जो कि मुकदमे से पहले ही लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण से समझा सकती है, निपटा सकती है। लोक अदालत इन्हें कहते हैं। अब जैसे मान लो कोई दो परिवारों में झगड़ा हो गया किसी गांव में, या किसी परिवार में विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, उत्तराधिकार, बच्चों के अधिकार को लेकर कोई मुद्दा आ गया, तो वो लोग क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, भाई हमें कोर्ट में तलाक चाहिए, या हम जो है कि अपने संपत्ति का बंटवारा चाहिए, या पड़ोसी ने जो है कि हमारे खेत पे कब्जा कर लिया। तो इस मामले को आप मुकदमेबाजी करने से पहले लोक अदालत का सहारा ले लो, और लोक अदालत के मामले से जो है कि आप इसका निपटान कर सकते हो सौहार्दपूर्ण तरीके से, और इसमें आपका पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि इसमें जो वकीलों को फीस देनी पड़ती है कोर्ट केस में, वो सारा का सारा आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने आपसी सहमति में जो है कि दिखाया कि चलो ठीक है, हम लोग लोक अदालत से हम लोग इसका निर्णय करवा लेते हैं, हम कहीं भी केस में नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? और अगर हम देखें तो यहां पर आप देखोगे जरा इसके बारे में, अगर हम जाने कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, तो देखो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि ये एक अधिनियम से बनी है 1987 में, और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके संरक्षक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है, जिसका कार्य क्या है कि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, और विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी किया जाता है। यहां तक ये बातें समझ में आ गई? ठीक है। और इसको अगर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति ये क्या करती है, गरीबों, वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम धारा 3A के तहत गठित किया गया, जिसमें SC, LSC यानी मुख्य संरक्षक, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और एक अध्यक्ष होता है, जिसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी एक मौजूदा न्यायाधीश ले सकते हो, और भारत के कोई भी मुख्य न्यायाधीश जो कि 9 जो है कि रह सकते मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक। दिशा की बात करेंगे तो इसमें एक दिशा योजना भी चलाई जा रही है कि इस योजना को न्याय विभाग ने शुरू किया, और प्रौद्योगिकी के जरिए लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि आप घर बैठे ही अपनी जो है कि सुनवाई देख सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि लाइव सुनवाई भी होने लगी थी कोविड-19 के दौरान। तो दिशा योजना भी चलाई जा रही है। वहीं न्याय मित्र योजना भी 2017 में इसे शुरू किया गया, जिसमें वादियों को कानूनी सहायता देने के लिए 10 साल से अधिक पुराने लंबित अदालती मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायपालिका को सहायता प्रदान करना, तो ये भी योजना चलाई जा रही है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कुछ कानूनी सहायता से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिन पे हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 39A जो कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया DPSP में, कि राज्य उचित कानून बनाकर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। लेकिन ये जो कानूनी सहायता है, जो पुलिस की सहायता हो गई, वकील की सहायता हो गई, या कोर्ट की सहायता हो गई, ये आर्टिकल नंबर 22(1) में कहा गया कि डिटेन किए गए जेल में बंद व्यक्ति को उसकी रुचि, वकील, परामर्श लेने और विधिक सहायता लेने का कानूनी अधिकार देती है। तो इस तरीके से कानूनी सहायता भी प्रदान करती है। हालांकि इसमें 2 केस भी है न्यायिक निर्णय में, कि MH होस्केट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको पहलू माना गया निःशुल्क कानूनी सहायता को, और हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का भी एक केस है। अब चलते हैं मीडिएशन एक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि अभी सरकार के द्वारा जो है कि पारित किया गया, राष्ट्रपति ने उसे अपनी मंजूरी भी दे दी है। ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित था। और क्या मामला है, मध्यस्थता के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति महोदय ने हाल ही में मध्यस्थता विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है, और यह विधेयक अब कानून बन चुका है। हालांकि भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक समाधान जो होता है, वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व के रूप में, एक तरीके के रूप में माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अक्सर आप देखोगे कि कहीं पे अगर आपसे कोई रोड पे हादसा हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो आप क्या करते हो, जिसके द्वारा घटित हुई है और जिसको उससे चोट पहुंची, उन दोनों की क्या होती है बातें, कोई तीसरा आदमी सुन रहा होता है, वहां पे भीड़ होती है, जिसे हम कहते हैं भीड़। ठीक है, भीड़ में हम सुनाने लगते हैं, भाई देखो इसकी गलती थी, वो कहता नहीं भाई इसकी गलती थी। यानी हमने अनजाने में ही एक तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ बना दिया अपने मुकदमे को सुलझाने के लिए। और उसने क्या किया, अरे भाई चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई है, तुम जो है कि 150 रुपए दे दो, इसकी गाड़ी का जो हेडलाइट वगैरह टूट गया, और तुम भी चलो अपने रास्ते जाओ। यानी वो जो तीसरा व्यक्ति वो एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। लेकिन ये प्रोसीजर लीगल नहीं है, तो सरकार ने अब इसके लिए एक लीगल कानून बनाया है कि किसी भी प्रकार से आप मध्यस्थ को जो है कि आप यूज कर सकते हो, यानी कि मध्यस्थ को अपॉइंट कर सकते हो, उसके लिए सहमति लेनी होती है। ये पूरी प्रक्रियाओं को हम लोग देखते हैं। तो बात करेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR के बारे में।
तो अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिसका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। यानी हम हर छोटी छोटी चीज के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपके घर तक बिक जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है। क्लियर बात है। और भारत में एडीआर को बढ़ावा देने के लिए यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी कदम उठाएगा, जिसमें मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996, मध्यस्थता सुलह संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 लागू किया गया है। वहीं अगर आप देखोगे कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 पारित किया गया, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 जो कि वाणिज्यिक विवादों का निपटान करता है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों के लिए मध्यस्थता पर एक सिंगापुर कन्वेंशन एक यूनिफॉर्म सक्षम फ्रेमवर्क है। इट मीन्स कि आप विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अपने जो है कि निर्णयों मतलब अपने समाधान खोज सकते हो अपने डिस्प्यूट के लिए, आपको हर बार कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें सुलह या कॉन्सिलेशन की, तो इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत कर समाधान विकल्प प्रदान किए जाते हैं। वहीं एक पॉइंट आता है आपका नेगोशिएशन। नेगोशिएशन किसे कहते हैं? यानी कि समझौता वार्ता। यह पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है, और इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता, बल्कि यहाँ पे उनके वकीलों के बीच में जो है कि सुलह हो जाती है। मीडिएशन की बात करेंगे तो एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया, और इसे विवाद के दौरान किसी भी समय आप प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आर्बिट्रेशन की बात करेंगे यानी मध्यस्थता, और इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे हम पंचाट भी कहते हैं, और ऐसी कोलैबोरेटिव कानून भी होते हैं। अब यहाँ पे जो नया अधिनियम आया इसके बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रावधान इसमें बनाए गए हैं, तो अगर हम इसके प्रावधानों की बात करते हैं तो देखो इसके प्रावधानों में आया है कि मध्यस्थ मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई भी पदावली आप इसके अंतर्गत रख सकते हो कि ये मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है, अर्थात एक तीसरे व्यक्ति को ही हम मध्यस्थ कहते हैं। अब मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता हो सकती है, यानी कि सिविल मामला हो, वाणिज्यिक विवाद का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए आप समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसमें एक चीज और देखें कि इसका क्षेत्राधिकार कहां तक होगा, तो आप देखोगे कि अगर संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हो रहा है, तो आप मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के अधिकरण के तहत ही इसकी मध्यस्थता होगी, जब तक संबंधित पक्ष इस चीज को लेकर कि अपना समय और धन बचाने के लिए अगर वो ऑनलाइन माध्यम में तैयार नहीं हो रहा है। तो समय सीमा की बात करेंगे, इस अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रखा गया है, और आप इस चीज को ध्यान देना क्योंकि ये प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछेगा, और यूपीएससी यही पूछ लेगा सीधे सीधे कि मध्यस्थता किए जाने की जो समय सीमा है वो कितनी रखी गई है, 120 दिन, अर्थात कि आप देखो कि 4 महीने का ये समय रखा गया है, 3 चौक 12। इट मीन्स कि 120 दिन, और अगर दोनों पक्ष अगर संबंधित हो जाते हैं समय सीमा बढ़ाने के लिए, तो अधिक से अधिक जो है कि 60 दिन और बढ़ा सकते हो। इट मीन्स कि मैक्सिमम 5 मंथ यानी कि 180 दिन, सॉरी 6 मंथ जो है कि, और दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट भी सकता है कोई भी एक पक्ष, अगर वो चाहता है तो वही मध्यस्थता के अगर 2 सत्र आयोजित किए गए और उसे लगता है कि इस मध्यस्थता से मेरा निर्णय नहीं हो सकता है, तो वो हट भी सकता है, लेकिन 2 सत्र कम से कम उसने अटेंड किया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए इसकी न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता की पहचान। और यहाँ पे भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी एमसीआई की स्थापना की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो कि एडीआर का अनुभव रखते होंगे, और एक अंशकालिक सदस्य होगा, और 3 पदेन सदस्य होंगे। तो टोटल अगर हम संख्या की बात करें तो एक अध्यक्ष के बाद 2, एक 3 और 3 6, इट मीन्स कि 6 लोग, यानी टोटल आप देखोगे यहाँ पे 7 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं इसकी स्थापना के अंतर्गत। और लागू होना या प्रवर्तनीय की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही बाध्यकारी भी होंगे और प्रवर्तनीय भी होंगे, यानी उनको लागू भी करना पड़ेगा। और मध्यस्थता के फैसले को 90 दिन के भीतर आप सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकते हो। मान लो कि किसी 2 मामले में किसी मध्यस्थता ने यह कह दिया कि भाई ये संपत्ति इस व्यक्ति की है, आपकी नहीं है, और ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति पे संपत्ति का जो निर्णय है वो माना जाएगा, बाध्यकारी माना जाएगा, उसे लागू भी किया जाएगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति की संपत्ति नहीं मिल पाई, उसे लगता है कि भाई मध्यस्थता कहीं ना कहीं गलत हुई है, निर्णय गलत किया गया, तो आप 90 दिन के अंदर अपने क्षेत्र की जो सक्षम न्यायालय होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, वहां पर आप क्लेम कर सकते हो 90 दिन के अंदर। 90 दिन के बाद आप जो है कि नहीं कर सकते हो। और मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवादों के आधार पर चुनौती भी दी जा सकती है कि अगर आपको लगता है कि मध्यस्थता करते समय जो न्यायाधीश थे या जो भी अधिकारी थे उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया, धोखाधड़ी किया, पैसे लेकर जो है कि निर्णय उसके फेवर में कर दिया जो कि दोषी था, तो ऐसी स्थिति में आप इसके लिए क्या कर सकते हो, क्लेम भी कर सकते हो, इसके आधार पर चुनौती भी दे सकते हो। अब हम बात करेंगे लोक अदालत की।
अगर लोक अदालत की बात करूं मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि यह भी एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का ही हिस्सा माना जाता है। इसमें क्या होता है, पारंपरिक अदालती प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने का विविध तरीके होते हैं। कोई भी व्यक्ति, पहले के अगर समय में आप देखोगे तो लोगों को पता था कि जब भी अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपके घर द्वार सब बिक जाता है, पैसा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग भी जानते थे और यही पारंपरिक तरीका था कि हम क्यों ना आपस में लोक अदालत के माध्यम से इसका निर्णय करवा लिया जाए। और ऐसे में इस तंत्र ने न्यायपालिका पर मुकदमे के बोझ को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान से समझना इस चीज को, क्या कह रहा हूं मैं कि मुकदमे, इस तंत्र से न्यायपालिका पर मुकदमे के बोझ को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और त्वरित, वहनीय और अधिक सौहार्दपूर्ण माध्यम से जो है कि प्रदान किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लोक अदालत से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे इसकी स्थापना भी, जो इसका गठन होता है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत ही किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण स्तर और उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर और तालुका स्तर, ये इन स्तरों पर जो है कि लोक अदालत का गठन किया जा सकता है। इट मीन्स कि हाई कोर्ट के परिसर में भी एक लोक अदालत गठित हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में भी एक लोक अदालत गठित हो सकती है, तालुका के स्तर पर भी एक लोक अदालत गठित की जा सकती है। तो ये अलग अलग स्तर पर जो है कि लोक अदालतों का गठन किया जा सकता है। अगर हम इनकी शक्तियों की बात करें तो इन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की मिली हुई शक्तियां होती हैं, जिसमें यह माना जाता है कि इनके निर्णय भी अंतिम होते हैं और सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो इन निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आप कोई अपील नहीं कर सकते, और यही प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मॉडल जेल अधिनियम, जो अभी 2023 में लागू किया गया है, जिस पर यूपीएससी ने एक प्रश्न भी पूछा था 2023 में जेल कैदियों से रिलेटेड, प्रीलिम्स में आपने देखा होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 जो है केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया, और यह जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा, यानी कि इसको रिप्लेस करेगा। और इसमें कौन कौन से उपबंध शामिल किए गए, यानी लगभग अगर आप देखोगे तो 130 सालों के पुराना अधिनियम को रिप्लेस किया जा रहा है। तो पहली चीज, इसमें जेल अधिनियम में यह कहा गया कि पहले तो हम अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि जेल कैदियों का जो तात्पर्य होता है वो ये नहीं होता है कि मुझसे बदला ले, क्योंकि सरकार कभी उनसे बदला नहीं देती, क्योंकि वो भी तो एक भारत के नागरिक ही है, लेकिन उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हमेशा प्रयास किया जाता है। पहली चीज अगर हम बात करें तो पैरोल और फरलो पर रिहा करने तथा सजा में कमी करने के प्रावधान किए गए। अब यहाँ पे बात आती है कि पैरोल क्या होता है, किसी भी कैदी को सशर्त रिहा किया जाता है, एक निश्चित समय अवधि के लिए आपकी सजा को निलंबित किया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। मान लीजिए कि आप 2 साल की सजा कंप्लीट कर चुके हो, आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि अब जेलर को लगता है कि आप बाहर जाके समाज में कोई अराजकता नहीं फैलाओगे, और आपको कम से कम 6 महीने के लिए जो है कि बाहर रहना है, तो आप 6 महीने तक रह सकते हो, लेकिन आपकी सजा जो है कि 2 ही साल है और अभी आपकी 3 साल की बची हुई है, तो ये पूरी की पूरी आपको सजा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके 6 महीने इसमें कट कर दिए जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और लंबी अवधि पर कारावास के मामले में कैदी को फरलो पर रिहा किया था, फरलो की अवधि को उसकी सजा में कमी के रूप में मान लिया जाता है, यानी कि 6 माह को भी जो है कि इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि आप केवल आपकी 2.5 साल की सजा कंप्लीट हो गई है, जबकि आपने कंप्लीट 2 साल की है, 6 महीने आप बाहर रहोगे तो 2.5 साल मान लिया जाएगा और बचे हुए 2.5 साल केवल बचेंगे। जमानत की बात करें तो इसका असर होता है आपराधिक मामले में अभियुक्त की एक अस्थायी रिहाई होती है। कैसी अस्थायी? और क्या प्रावधान किए गए, जैसे कि सुधार और पुनर्वास से संबंधित है कि कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करो, कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, उनका कौशल विकास करना, बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए क्या कहा गया कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए जेल की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब महिलाओं की अलग होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर की अलग होनी चाहिए। जेल प्रशासन में आपको प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा, उच्च सुरक्षा वाली जेलों की स्थापना करनी पड़ेगी, जैसे कैमरे लगाओ, सीसीटीवी कैमरे लगाओ, और डिजिटल जो है कि लॉक होने चाहिए, पासवर्ड युक्त लॉक होने चाहिए, ये सारी चीजें भी की जा रही हैं। जेल अधिनियम 1894 के साथ साथ जेल कानून 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी समीक्षा की गई। और इसके बाद एक जो है कि जेल अधिनियम 1894 के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि जेलों के प्रबंधन और उनके प्रशासन से संबंधित ये एक पहला कानून था। हालांकि 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन भी किया गया था, और इसमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने हेतु आने वालों से जुड़े कुछ प्रावधान भी किए गए हैं नए वाले में। अब यहाँ पे जेल से संबंधित कुछ हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की। जैसा कि आप इसमें देखोगे कि 7वीं क्या लिखा हुआ है, 7वीं अनुसूची में जेल तथा उसमें निरुद्ध व्यक्ति को, जो कैदी होता है, उसे राज्य सूची में रखा गया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये प्रश्न डाउट में आते हैं, डिस्प्यूट होते हैं कि जेल और जेल में रहने वाले व्यक्ति ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और वहीं कुछ निर्णय देखोगे तो मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश का 1977, प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980, और शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद 1983। ये बस आपको केस याद रखने की, ताकि मेंस में आपको लिखने में काम आ जाए।
अब चलते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में, और यहां से आप देखोगे कि आपने सेंट्रल स्टेट को आज कंप्लीट किया, न्यायपालिका को कंप्लीट करोगे, फिर अभी इसके बाद हम लोग इलेक्शन को भी आज ही पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट सेगमेंट होगा, क्योंकि हमें अगले कल की क्लास में किसी भी हाल में पीटी 365 को कंप्लीट करना है, और जितना हम लोग डिले चल रहे थे उसको फास्ट तरीके से ग्रो करके हम लोग इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट को भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। अगर आप इसमें देखोगे आर्टिकल 142 के बारे में बात की जा रही है। क्या होता है ये? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है। असल में क्या होता है कि 142 जो है कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें वो बिना किसी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना सीधे न्याय दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अब उनमें सुलह होने की कोई संभावना नहीं बची हुई है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित अवधि की कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि सीधे तलाक को मंजूरी दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत है 142 के तहत। जैसे कई बार होता है कि जब तलाक वगैरह होने जाता है या जो लोग तलाक कराते हैं, तो वहां पे जो अधिकारी बैठे होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको 6 महीने, 3 महीने या 5 महीने का समय देते हैं कि अगर इस समय के दौरान अगर आपके बीच में संबंधों में जो है कि मधुरता आती है, आप दोनों परिवार जो है कि इन सब चीजों को बैठ के सुलह कर लो, क्योंकि एक बार तलाक हो गया ऑफिशियली तो फिर आप दोबारा उनके साथ नहीं रह सकते। तो यहां पे इतने समय की भी प्रतीक्षा नहीं करता है आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट। वो कहता है कि जब रिश्ता इतने स्तर पे जाके गिर चुका है, इतना खराब हो चुका है कि अब इसमें सुलह होने की कोई संभावना है ही नहीं, तो हम क्यों 6 महीने का समय दें और फिर उसे मेंटली टॉर्चर क्यों करें 6 महीने तक, और इससे बढ़िया अभी का भी इनका तलाक करा दो। ये आर्टिकल 142 की ताकत है जो सुप्रीम कोर्ट इसका प्रयोग करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह दोनों पक्षों की के बीच ऐसी स्थिति में पूर्ण न्याय करे, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट डिसीजन कहते हैं या एब्सोल्यूट जस्टिस कहते हैं, एब्सोल्यूट जस्टिस। और 142 के तहत प्रकृति में यह व्यापक है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों के तहत इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है। वहीं नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स एथलीट थे उन्होंने विरोध किया था भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता का, जो गोंडा से जो है कि सांसद भी रह चुके हैं, जिनका नाम अभी आपको देखने को मिलेगा, या नहीं भी होगा तो आप लोग गूगल पे देख लेना। भूषण के नाम से ब्रिजभूषण है या शशि भूषण है शायद। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। हालांकि नार्को टेस्ट को जो है कि प्राइमरी सस्पेक्ट के रूप में, प्राइमरी एविडेंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अंतिम एविडेंस के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रीलिम्स के लिए जो देखेंगे कि नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक दवा का जो है कि प्रयोग किया जाता है और ये शरीर में इंजेक्ट की जाती है, जिसको हम लोग ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। सेल्वी बनाम अन्य कर्नाटक राज्यवाद 2010 में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखना कि आर्टिकल 23 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होता है, और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी पालन करते हैं। तो नार्को एनालिसिस जो रिपोर्ट होती है वो न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन एक अंतिम साक्ष्य के रूप में इसको माना जा सकता है। और इसी तरीके से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी कि FTSC योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाता है। ध्यान देना कि इस योजना में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाता है, और ये देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बात करता है। इसमें क्या होता है, विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें होती हैं जो महिलाओं से संबंधित मामले होते हैं, और दांडिक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसका गठन किया गया। बलात्कार के अपराधियों के लिए इसमें मृत्यु दंड सहित कठोर दंडों का भी प्रावधान किया गया है। अब नारी अदालत की बात करें तो नारी अदालत योजना एक है जो कि मिशन शक्ति के तहत सब जो है कि उप योजना के रूप में जानी जाती है, जो कि महिला और विकास मंत्रालय के अधीन चलाई जा रही है। इस मिशन शक्ति का जो लक्ष्य होता है वो महिलाओं की सुरक्षा करना, रक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने से संबंधित है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कम जघन्य प्रकृति के अपराध जैसे उत्पीड़न हो गया, अधिकारों में कटौती, इनको हल करने के लिए इनको वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र भी दिया जा रहा है। तो ये तो आपने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके जुडिशियल से रिलेटेड थे। और अब हम लोग बात करेंगे इसमें चुनाव से संबंधित, यानी कि हम पढ़ेंगे 5वां खंड। इस तरीके से टोटल 8 या 9 खंड है जो कि आपकी कल की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग पढ़ेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। अभी आपने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि अरुण जी ने, जो कि
जो अरुण गोयल जी हैं चुनाव आयुक्त, इन्होंने अपना इस्तीफा आज ही सौंप दिया। यानी कि ये न्यूज जो है कि बहुत वायरल हो रही है, बहुत चर्चा में आ गए कि लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों सौंप दिया, क्या ऐसा मामला था। हालांकि उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसी से संबंधित कुछ यहाँ पे अधिनियम पास किए गए, उस पर हम बात करेंगे। मुद्दा क्या है कि राष्ट्रपति महोदय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि नाम का जो विधेयक है 2023, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हालांकि इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स का डिटेल सेगमेंट जिसमें कवर किया था, उसमें ये चीजें बता दी थी यूपी पीसीएस के लिए, हैंड रिटन नोट्स में भी आप लोग उसे भी फॉलो कर लेना। बात करते हैं नियुक्ति की, तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर अब राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हालांकि पहले भी राष्ट्रपति ही करता था, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति करेगा, परंतु अब इनके चयन के लिए एक समिति तैयार की गई है। और उस समिति में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, तो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट केंद्रीय मंत्री भी होगा, और तीसरा होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता। तो टोटल 3 सदस्य लोग रहेंगे। साथ में एक खोज समिति भी रहेगी। खोज समिति का जो मुख्य काम होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के चयन के लिए जो विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार की जाएगी, और इसकी अध्यक्षता कानून मंत्री के द्वारा की जाएगी कि 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। उनमें से किसी भी 3 को या 1 को 2 को, जिसकी भी आवश्यकता होगी, सीटें खाली होंगी, उतना जो है कि नियुक्त किया जाएगा। पात्रता और मानदंड की बात करें तो सचिव के समक्ष इनका रैंक पर रहेगा और ऐसे पद पर रह चुका हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के सचिव के पद का समकक्ष रैंक हो या उस ऐसे पद पर रह चुका हो, और उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का भी ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान उसे वेतन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। पदावधि की बात करें तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाएगी, इस पे ही जो है कि उनका पदावधि समाप्त होगा और पुनर्नियुक्ति के ये पात्र नहीं होंगे। ध्यान देना कि यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त को भी, मतलब निर्वाचन आयुक्त को भी इसमें शामिल कर दिया गया कि अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है तो वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि पुनर्नियुक्ति का ये पात्र नहीं होगा। और साथ में अगर मान लो कि इनके कार्यकाल की बात करें, जैसे मान लो, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई कि पुनर्नियुक्ति का मतलब होता है कि सेम पद पे जो है कि वो नियुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पुनः मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बन सकता, और निर्वाचन आयुक्त पुनः निर्वाचन आयुक्त नहीं बन सकता, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बन सकता है। और ऐसे में उनके दोनों स्तर के कार्यकाल को जोड़ लिया जाएगा, तो 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि कार्य संचालन के अंतर्गत अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो सामान्यतः सर्वसम्मति से जो है कि अपना कार्य संचालित करते हैं, लेकिन अगर फिर भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त में अगर कोई मतभेद होता है तो बहुमत के माध्यम से निर्णय किया जाएगा। पद से हटाना या त्यागपत्र की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रक्रिया के समान है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त दोनों ही राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो आप देखोगे निर्वाचन आयुक्त में जो अरुण गोयल जी हैं, उन्होंने किसको इस्तीफा दिया होगा? उन्होंने राष्ट्रपति महोदय जी को इस्तीफा दिया होगा। यहां तक ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम कुछ संवैधानिक और न्यायिक निर्णय देख लेते हैं। जैसे संवैधानिक प्रावधान में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर आप देखोगे कि 324 क्या कह रहा है? 324 इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त और संवैधानिक प्राधिकरण है जो कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का आयोजन करती है। और आर्टिकल 324(2) का कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को सीईसी यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है। वहीं इसमें कुछ न्यायिक निर्णय है, जैसे कि अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद 2023 का जो लेटेस्ट निर्णय है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के मिलकर एक समिति द्वारा की जाएगी। हालांकि इस समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया, बल्कि उस पद पे किसको रख दिया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होगा उसको इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर? अब यहां पर आप देखोगे चुनाव प्रक्रिया और सुधार के जो कुछ पहलू थे, ये स्पेशली मुझे मेंस के लिए दिखा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये पॉइंट नहीं था, तो ये कुछ खास नहीं था। अब यहां पे चलते हैं एक साथ चुनाव। ठीक है, साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जा रही है कि एक देश एक साथ चुनाव की बात हो रही है। तो जरा बात कर लेते हैं इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं या क्या मामला था। तो जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद जी, इनके नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए, एक राष्ट्र चुनाव यानी एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की जांच करेंगे और सिफारिशें भी करेंगे। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किस समिति का गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा? तो रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।
जिसमें क्या बात होगी कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका, पंचायतों के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान करेंगे। यानी मान लेते हैं कि अगर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो कोशिश की जाए कि उस राज्य में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ उसी बूथ पे राज्य विधानसभा के भी चुनाव करा लिए जाए और उसी बूथ पे पंचायतों के भी चुनाव करा लिए जाए, उसी बूथ पर आपको नगर पालिका के भी चुनाव करा लिए जाए। यानी एक ही दिन में जो है कि मतदाता क्या करेगा, अपने चारों महत्वपूर्ण चुनाव में अपनी भागीदारी करेगा सुनिश्चित, और इससे क्या होगा, मतदाता का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और इससे बार बार जो है कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाता को उलझना नहीं पड़ेगा और अपने काम के लिए समय अलग से नहीं निकालना पड़ेगा इन सभी चीजों के लिए। ये चीज क्लियर होगी। और अगर हम बात करें कुछ आर्टिकल से संबंधित कि अगर एक साथ चुनाव कराने से समय कोई प्रावधान लागू किया जाएगा तो इसमें कौन कौन से हम संवैधानिक प्रावधानों को बदलेंगे। जैसे आर्टिकल 83 संसद के सदनों की जो अवधि है इस अवधि को कम या ज्यादा किया जाएगा एक साथ चुनाव कराने के लिए। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात भी देखी जाएगी। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि और 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान की विघटन की बात होगी। और 356 में कि राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में अगर कोई प्रावधान है राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है कि ताकि एक साथ जो है कि किया जा सके। ठीक है, हालांकि एक साथ चुनाव की अगर जो हम व्यवस्था की बात करेंगे तो 1967 तक ये जारी थी। ठीक है, 1967 तक जारी थी, लेकिन जब गठबंधन सरकारें और क्षेत्रीय स्तर की राज्य सरकारों का वर्चस्व बढ़ने लगा भारतीय राजनीति में तो कांग्रेस युक्त जो सरकार हुआ करती थी वो सब हटने लगी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होने लगे। हालांकि 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया गया था और दिनेश गोस्वामी ने भी इसकी सिफारिश की थी। अब यहां पे हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका है, इंपॉर्टेंट है, कि राजनीति का अपराधीकरण यानी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या होगा कि राजनीति में अब जो है कि स्वच्छ छवि के लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि कौन आ रहे हैं, अब उसमें प्रवेश कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपराधीकरण, जो साठगांठ होती है इसके आधार पर। तो कैसे हो रहा है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट एडीआर के द्वारा जारी की गई है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा और नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा ये जारी की गई। हालांकि 1999 में आई अहमदाबाद के प्रोफेसरों का एक समूह ने एडीआर की स्थापना की थी। इन्होंने बताया कि केरल में ऐसे सांसदों की सबसे अधिक संख्या है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहां के सांसदों पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अर्थात कि राजनीति का अपराधीकरण का मतलब हो गया कि अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा राजनीति में प्रवेश करने से संबंधित है। ठीक है, हालांकि इससे संबंधित अगर आप रिपोर्ट की बात करोगे तो एन वोहरा समिति रिपोर्ट जो आई थी 1993, इन्होंने भी कहा था कि नौकरशाह और राजनेताओं के बीच जो साठगांठ हो रही है इसको स्पष्ट रूप से इन्होंने प्रदर्शित किया। अब यहाँ पे दोषी ठहराए गए उम्मीदवारों के संदर्भ में कुछ कानूनी रक्षोपाय की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) कहती है कि अगर किसी विधायक या सांसद को कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा हो गई या दोषी ठहरा दिया गया तो सदन की सदस्यता भी उसके लिए अयोग्य हो जाएगी और जब सजा पूरी कर लेगा ना तो उसके बाद भी वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जैसे राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव के लिए एक केस था। वहीं दूसरा प्रावधान कहता है कि सांसद या विधायक को अपनी दोष सिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक उस पद पर बने रहने की अनुमति होती है और उच्च पर जो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति दे सकती है। और ये मामला अगर आप देखोगे तो लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में भी इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था 8/4 को। फिर फाइनली जो है कि 8/4 को असंवैधानिक घोषित किया गया। अगर हम बात करें राजनीति के अपराधीकरण में जो न्याय निर्णय आए हुए हैं, न्यायिक निर्णय, तो भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद 2002 है। फिर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद 2004 है जो कि 1951 की धारा 333B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया। वहीं पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद 2018 और राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा वाद 2018 के निर्देशों को दोहराया गया 2020 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको मेंस में लिखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज का अपना आखिरी टॉपिक और इसके बाद ही जो है कि हम कल से इसकी आगे की सीरीज को कवर करेंगे और कोशिश करूंगा मैं कि कल इसको आखिरी पड़ाव पे जो है कि पहुंचा दिया जाए। अगर नहीं भी हो पाएगा कल तो कोशिश करूंगा कि परसों तो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही दूंगा। वैसे मेरा टारगेट रहेगा कल ही कि अगर कल निपट जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे चुनावी फंडिंग, एक हमारा नया टॉपिक है चुनावी फंडिंग जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने के लिए दिया है और 30 सितंबर 2023 तक इस डेटा को मांगा भी गया है क्योंकि 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सीधे सीधे कहा कि भाई चुनावी डेटा जो है कि आप दो, चुनावी बॉन्ड से जितना भी पैसा मिला है। और भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले, जबकि भारत में अगर हम बात करेंगे तो चुनावी बॉन्ड कौन दे सकता है, केवल और केवल एसबीआई से खरीद सकते हो, एसबीआई से बेच सकते हो। केवल यही एक बैंक है भारत में जो अधिकृत किया गया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो धारक को मिलने वाले ब्याज रहित, ब्याज मुक्त ये लिखित होते हैं, यानी कि इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता और ये भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगमित कोई कंपनी या संस्थाएं खरीद सकते हैं। ठीक है, केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई थी, जिसको 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए, इतने 5 अलग अलग स्लॉट में जो है कि इसको सोल्ड आउट किया जा सकता है। लेकिन स्पेशली 4 महीनों में, स्पेशली जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन माह में ये 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं और इसको खरीदने के बाद अगले 15 दिनों के अंदर इसे भुनाना होता है, यानी इस पैसे को जो है कि अपने अकाउंट में क्रेडिट करना होता है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएंगे। और ये चेक या डिजिटल माध्यम से होते हैं और दानदेताओं की इसमें पहचान जो होती है गोपनीय रखी जाती है। हालांकि इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं के आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंतर्गत, क्या आर्टिकल मैंने बताया, 19(1)(a) के अंतर्गत सूचना के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि मतदाताओं को पता होना चाहिए कि जो हमारी सरकारें बैठ रही है, जो हमारी सरकारें हमारे ऊपर शासन कर रही है, उनको कौन कौन से राजनीतिक दलों के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा या किसी भी लोगों के द्वारा चंदा दिया जा रहा है, क्योंकि उसके बदले में हो सकता है कि राजनीतिक दल या सरकारें उनको बेनिफिट पहुंचा रही हों। अब यहां पर हम कुछ संक्षिप्त सुर्खियां जो है उसको कवर करेंगे। जो छोटा सा पॉइंट है, राष्ट्रीय दल का दर्जा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल पार्टी स्टेटस। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त वर्तमान में 6 केवल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। वो कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी आप। ये 6 पार्टियां हैं जो केवल अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल के रूप में हैं। अच्छा, राष्ट्रीय दल के लिए आपको कैसे दर्जा मिलेगा? तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में आप अगर वोट हो रहा है तो उसमें 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करो और इसके साथ लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य भी होने चाहिए। यानी दोनों कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% कम से कम वोट मिले और साथ में उस दल के 4 सदस्य भी लोकसभा में जीत के आने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि लोकसभा सीटों का कम से कम 2%, यानी कि 543 का आपको 2% निकालना है और उम्मीदवार कम से कम ये 3 राज्यों से आने चाहिए, किसी एक राज्य से ही नहीं होना चाहिए। उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल का भी दर्जा होना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जो है कि राष्ट्रीय स्तर के दल कैसे बन गए? क्योंकि इनको 4 प्रमुख राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा मिल चुका है। जैसे आम आदमी पार्टी को आप गुजरात में देख सकते हो, एमपी में देख सकते, पंजाब में देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रमुख क्षेत्रों में इनको राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है और साउथ इंडिया में भी है। उसी तरीके से आप एनपीपी की बात करोगे, नेशनल पीपुल्स पार्टी को, तो मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर ये प्रमुख पार्टी के रूप में जानी जाती है, इसलिए इसको राज्य स्तर का दर्जा मिलते ही राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी मिल गया इसे। और साथ में ये अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को नामांकित कर सकते हैं, जबकि अन्य दलों को केवल 20। अब ये स्टार प्रचारक क्या होते हैं, तो आइए इस पे भी हम डिटेल समझ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब सभी स्टार प्रचारकों की एक एडवाइजरी को सलाह दी है कि वे आदर्श जो आचार संहिता इनके प्रावधानों का पालन करें और वे कुछ भी ऐसा बोलने से बचे जिससे चुनाव का माहौल खराब हो सकता है। स्टार प्रचारक किसे कहते हैं? तो भाई स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दल नामित करते हैं। स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है, किसे नहीं, यह निर्धारित करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है हमारे पास। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की धारा 77 में स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। और एक मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है वो 40 स्टार प्रचारकों का प्रयोग कर सकता है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत है वो केवल 20 स्टार प्रचारकों का प्रयोग कर सकता है। अब जैसे स्टार प्रचारक ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हो गए या कोई सोशल वर्कर हो गए, इन लोगों का प्रयोग जब राजनीतिक दल में किया जाता है तो उसी को हम स्टार प्रचारक कहते हैं। अगर हम बात करें कि आरपीए एक्ट 1951 की धारा 77(1) के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए हवाई या परिवहन के किसी अन्य साधन से की गई यात्राओं के व्यय को उम्मीदवार के चुनावी व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, हालांकि ये सब पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो। और अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। पॉइंट नंबर हमारा जो 6 रहेगा, जो किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक। हालांकि ये अधिनियम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, 106 संवैधानिक संशोधन या फिर बिल के नाम पे आप देखोगे तो 128 होता है, तो इसको भी मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है आपके करंट अफेयर सेक्शन में। लेकिन अब हम इसमें पीटी 365 में हम इस चीज को कवर करेंगे। कब?
कल की क्लास में, और कोशिश करूंगा कि कल मैं इस पूरी क्लास को कवर कर दूं, पूरी पीडीएफ को ही। अगर कल नहीं होगी तो परसों तो इसकी आखिरी क्लास रहेगी, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों। अब इसी ग्लैंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।